नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में सीमावर्ती आबादी के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया। बीसीसीआई का निर्देश, केकेआर मुस्तफिजुर को करेगी रिलीज। केकेआर स्क्वाड से बाहर मुस्तफिजुर रहमान मुस्तफिजुर पर फैसला। रिश्तों ने रची हत्या की साजिश, चचेरे भाई ने दी 1 लाख की सुपारी, दिन दहाड़े अर्जुन की गोली मारकर हत्या। पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू, 6.5 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। संगम में आस्था का सैलाब, माघ मेले की शुरुआत। विवादित बयान पर सियासी घमासान, वायरल वीडियो को लेकर विपक्ष का हमला, सांसद मनोज कुमार पर बढ़ा राजनीतिक दबाव। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में सीमावर्ती आबादी के लिए एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया है, जिससे स्थानीय लोगों को एक प्रभावी संचार मंच मिला है। 88.8 FM रेडियो संगम हर पल हर दिल नामक ये स्टेशन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस रेडियो के माध्यम से डुंगी सीमावर्ती ब्लॉक के लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और अन्य जरूरी जानकारियों से भी अवगत होंगे। स्थानीय लोगों ने इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत किया है और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। रेडियो संगम 88.8 FM अपने आरजे जहीर के साथ। भारतीय सेना ने राजौरी जिले के केरी सेक्टर में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म मिला है। 88.8 FM रेडियो संगम हर पल हर दिल नामक ये रेडियो स्टेशन सीमावर्ती निवासियों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जितने भी लोग इस रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े हैं। रेडियो संगम 88.8 केरी विलेज में आज ये इसकी शुरुआत की गई है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसी भी जगह के लिए एक लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और लोकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है। साथ में ही जब कोई प्राकृतिक आपदा हो, डिजास्टर हो, उस वक्त भी ज़िला प्रशासन के लिए एक बाजू और एक माउथ काम करता है, जिसमें हम लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ पाते हैं। और साथ में ही जैसे आपने आज देखा कि किस तरीके से नौजवान साथी हमारे इसी ज़िले के अलग अलग चीज़ों को ऑन कर रहे हैं। कोई साउंड इंजीनियर है, कोई यहाँ पे पॉडकास्टर है, कोई इंटरव्यू कर रहा है। तो एक लोकल सोर्स ऑफ एक एम्प्लॉयमेंट, एक लोकल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी इस रेडियो स्टेशन के ज़रिए क्रिएट होता है, जो आज से पहले नहीं था। और रिमोट इलाकों के लिए वैसे भी एक नया सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक नया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया कदम है। मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी लोगों को जो इसके साथ जुड़े हैं, और आशा करूँगा कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम इसका पूरा फ़ायदा उठाए। रेडियो संगम में डुंगी सीमावर्ती ब्लॉक के लोगों की आवाज बनने की उम्मीद है। इस मंच के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे और सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रह सकेंगे। 2 जनवरी 2026 ईस्वी को जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी ने यहाँ पर इस रेडियो का आगाज़ किया है, इफ्तिताह किया है, और इस मौका पर हमारे दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ पे मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और इस रेडियो स्टेशन से हम मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में, भाषाओं में यहाँ से प्रोग्राम नश्र करेंगे और यहाँ की जो मुकामी आवाज़ है, जो यहाँ का लोकल टैलेंट है, उसे उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये जो रेडियो स्टेशन रेडियो संगम 88.8 FM है, एक बड़ा प्लेटफार्म है। और आपने सच कहा कि इस इलाका जात के अंदर जो फ़ोन में सिग्नल प्रॉपर नहीं आता था, लोग कॉल करने के लिए भी मजबूर होते थे। ये इतना बड़ा प्लेटफार्म यहाँ पर
इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस इलाका जात में लोगों की मुश्किलातें कम नहीं हो पा रही हैं। तमाम लोगों की मुश्किलातों को आला सतह तक पहुंचाने में ये रेडियो स्टेशन पूरी मदद करेगा। यहाँ पर छुपा हुआ जो टैलेंट है नौजवानों के अंदर, उसे उजागर किया जाएगा। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे खोला गया है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुला है, तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटी की ही बात होगी, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा, उन्हीं के इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके रेडियो के थ्रू हम उनके साथ बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशंस को भी शेयर करेंगे, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, एजुकेशन अवेयरनेस हो गई, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में जो भी इश्यूज़ रहेंगे वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है वो स्ट्रेंथ देता है, लोकल कल्चर को प्रमोट करता है, लोकल लैंग्वेज को आपको पता है प्रमोट करता है, तो यहाँ पे सबको जो एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको ये जोड़ता है। स्थानीय लोगों ने सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है और इस पहल का व्यापक रूप से स्वागत किया है। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे, रेडियो स्टेशन ऑन करते थे तो कोई हम ये सुनते थे कि जम्मू कश्मीर से बोल रहा है कोई कहीं से। आज देखो एक बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि बॉर्डर एरिया 0 लाइन पे हम रहते हैं यहाँ पे, और आज रेडियो स्टेशन यहाँ डुंगी में खुला है। हम इस अपने इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनने यहाँ पे रेडियो स्टेशन खोला और आम लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। बीसीसीआई देवजीत सकैया ने कहा, हाल ही में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेश के उनके खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा कि अगर वे किसी भी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस पर रिप्लेसमेंट की इजाजत नहीं देगा। बुलेटिन में अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में हुई अर्जुन कुमार की हत्या का कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि रिश्तों की आड़ में रची गई सुनियोजित साजिश का परिणाम निकला है। इस हत्याकांड ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज में भरोसे और रिश्तों की गिरती मर्यादा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना बलिया सरकारी स्कूल के पास की है, जहां अर्जुन कुमार को गोलियों से भून दिया गया था। अचानक चली गोलियों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया, लेकिन जब साजिश की परतें खुली तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि मृतक का चचेरा भाई जितेंद्र पंडित ही था। वहीं व्यक्ति जिसने शव को कंधा दिया, परिजनों के साथ रोता बिलखता रहा और पोस्टमार्टम तक साथ मौजूद रहा, उसी ने हत्या की पूरी योजना बनाई थी। दिनांक 30/12/2025 को औराई थाना क्षेत्र में बलिया गांव के आसपास अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक अर्जुन कुमार नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस संदर्भ में औराई थाना कांड संख्या 1/26 दर्ज किया गया था। और इस कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी सर मुजफ्फरपुर के द्वारा एक विशेष टीम गठित किया गया था, जिसमें एसडीपीओ ईस्ट 1, एसएचओ औराई, डीआईयू की टीम विशेष रूप से मानवीय और तकनीकी आसूचना संकलन करते हुए इस टीम के द्वारा कांड का त्वरित उद्भेदन किया गया है। अपराध कर्मियों को चिन्हित करते हुए उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो आसूचना संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक का चचेरा भाई जितेंद्र कुमार ही इस घटना में लाइनर का काम किया था और साथ ही उनके द्वारा सुपारी अपराध कर्मियों को दिया गया था। जो इसमें बिट्टू कुमार, गोपी कुमार और सोनू कुमार 3 अपराध कर्मी थे, जिन्हें की मृतक को हत्या करने की सुपारी दी गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में कांड को उद्भेदन करने के बाद जब अपराध कर्मी चिन्हित हुए तो इसमें जितेंद्र कुमार, रोहित कुमार शाही, सोनू और गोपी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी उपरांत भेजा जा रहा है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है और सभी घाटों पर स्नान सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि वहां इस समय संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ऋषिराज के अनुसार आज सुबह 8 बजे तक करीब 6,50,000 श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। कल्पवासी और श्रद्धालुओं के द्वारा सभी हमारे जो घाट हैं सभी पे स्नान चल रहा है। अभी हम लोग संगम पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम भी है
और हमारे पीए सिस्टम्स भी सारे एक्टिव है, साइनेजेस हमारे सारे एक्टिव हैं और किसी तरह की कोई असुविधा जो है हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हो रही है। और अभी तक सुबह 8 बजे तक लगभग 6,50,000 श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान कर लिया गया। सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से आप लोग कई दिनों से लगे हुए थे, लग रहा है सुचारू रूप से चल रही है। ये जो है सो ईश्वर की कृपा से सभी कुछ जो है सो सकुशल चल रहा है और निश्चित रूप से हम लोग इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। बिहार की महिलाओं और बेटियों के लिए उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य के पति के द्वारा दिया गया बयान अब मीडिया में वायरल हो गया है। पहले ये विवादित बयान सुनिए, उसके बाद हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने सांसद सासाराम बिहार मनोज कुमार से क्या बातचीत की वो दिखाएंगे आपको। उससे पहले सुनिए ये बयान। जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, इसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बड़ा है, तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो बाद बिहार से जाएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी करा, तो घोषणा कर रहे हैं इनकी। बिहार की बेटियों के लिए जिस तरीके से संवेदनशील बयान निकाला है रेखा आर्य के पति के द्वारा, उसके बाद जो है पूरा माहौल जो है गर्मा गया है। मेरे साथ सासाराम से सांसद मनोज कुमार जी है। सर, जिस तरीके से बयान आया कैसे देखते हैं, खासतौर पर बिहार के लिए बड़ा निंदनीय। देखिए ये जो बयान है ना, 13 से 14 करोड़ जो जनसंख्या बिहार प्रदेश में है, उसके साथ साथ 1.5 अरब जो जनसंख्या भारत देश में है, माँ बहन बेटी औरतें जो है, ये बयान जो है शर्मसार करने वाला बयान है। इस कम से कम ये बेशर्मी को कम से कम ये समझना चाहिए था कि ये बोल क्या रहा है। देखिए और दूसरी चीज ये देखिए, हम लोग तो हमेशा बोल रहे हैं कि संविधान खतरा में है। अब उसका कारण भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो कारण यही है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से बयान दिया और अभी भी ये व्यक्ति के ऊपर में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। कानून कितना लचर पड़ गया उत्तराखंड में, चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी का सरकार है, इनकी वाइफ मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर है तो उसके लिए कानून नहीं है। कानून किसी का घर में बनता है, कानून सबके लिए है ना। आप कैसे कह सकते हो कि बिहार में बिहार के मां बहन बेटियों के बारे में इस प्रकार से कैसे कह सकते हो? कौन सा तुमको अधिकार दिया है? कानून कैसे तुमको अलाउ किया? और जब ये बोल दिया तुम, तो आप बताइए कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अब इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आदरणीय गृह मंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को हम सुनना चाहते हैं। आदरणीय हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं अभी तक कुछ बातों को उन्होंने अपना रखा? क्या बिहार की मां बहन बेटियां भारत देश की मां बहन बेटियां नहीं है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं बिहार से, जो बीजेपी में अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, तो इन लोगों को बिहार के लोग सुनना चाहते हैं कि इन लोगों का क्या राय है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये अपने आप में एक रोचक चीज है। कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा रोचक चीज है। वहीं अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो अब से तो वो जेल में होता। तो देखिए, मतलब आप अपनी जो वास्तविकता जो आप बोलते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप महिलाओं के प्रति जो बड़ा बड़ा आपका मन में सम्मान था, यही सम्मान है, असली चेहरा आपका यही है। पूरा भारत देश देख रहा है बिहार के साथ साथ। हो सकती है हमारी लड़ाई चल रही है, मतलब आज आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार थी, कल आपका सरकार जाएगा, परसों में हमारा सरकार होगा। देखिए, सरकार आते रहेगा जाते रहेगा, विचार का जो लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई चलते रहेगा, राजनीतिक लड़ाई चलते रहेगा, लेकिन कौन सा अधिकार उसको मिला, किस अधिकार के माध्यम से इस प्रकार का उसने बोला है, वो तो बयान भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं ना। दर्द तो मुझे है, दर्द और लोगों को नहीं होगा, हो सकता है हो या नहीं हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बिहार से हूं और बिहार से होने के चलते मुझे दर्द है, क्योंकि मेरी मां बहन बेटियों के बारे में बोला गया है। वहीं ये मतलब कम से कम इसको तो दल से ऊपर उठिए। वो जो व्यक्ति बोला है केवल कांग्रेस के लोगों के लिए बोला है, केवल विपक्ष के लोगों के लिए बोला है, पूरा बिहार के लिए लोगों के लिए बोला है।
इस पे तो पूरा जितने भी बिहार के लोग हैं राजनीतिक से ऊपर उठ करके उसको जवाब देना चाहिए था। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव से कुछ दिन पहले किस प्रकार से बिहार बंद हुआ था, आज ये बिहार बंदी करने वाले कहां हैं, कहां सोए हुए हैं? इसलिए ये लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, उसकी वाइफ बीजेपी की मिनिस्टर हैं। अरे हद हो गया बेशर्मी का, मतलब बेशर्मी का हद हो गया। ये बेशर्मी का शर्म करो। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये भारत देश का अपमान है। हमारी मां, बहन, बेटी हमारे लिए स्वाभिमान थी, हैं और रहेंगी। और आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए मैं लेटर लिखने जा रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, गृह मंत्री जी को भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी। ऐसे कैसे कर सकता, और कानून क्यों नहीं एक्टिव हुआ, ये बड़ा सवाल है अपने आप। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि नितिन नवीन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेके आई बिहार से, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहारियों की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्यों अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है? अच्छा, आपकी डिमांड क्या है, आप क्या मांग करते हैं? अरे ये मतलब मैं तो वही पूछ रहा हूं, मैं तो बोला ना कि क्यों ये चुप हैं। आप नितिन नवीन जी का नाम लिए, बिहार से आते हैं, बड़ा मैंडेट मिला आपको, 200 पार हुए ना। आप सभी लोगों को का मंच लगा करके अभी आप स्वागत समारोह कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारा आपके नेता, विधायक, मंत्री जाकर के गांव-गांव कह रहे हैं कि नहीं, बहनों ने, माताओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया और हमारी सरकार जो बनी है, 200 पार जो हम हुए हैं, इसमें अहम भूमिका इनकी है। और उसी मां बहन बेटियों का आप अपने नेताओं से गाली दिलवा रहे हैं और उसके ऊपर में आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मतलब इतना नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोग भी हमारे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, हमारी माँ बहन है, उनकी भी, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। वो पूरा बिहार के लोगों का नाम लिया है ना। कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई हो उसके ऊपर में। कार्रवाई चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें आगे निकलें और इसके पास में जो पद है उस पद को पद से पहले हटाएं, तब जाकर के ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा। नहीं तो आने वाला दिन में आज ये बयान दिया, कल और बयान देंगे, परसों और बयान देंगे। मतलब ये बयान पर दंड होना चाहिए। जब तक आप पनिशमेंट, कठोर पनिशमेंट नहीं दीजिएगा, तब तक एक एक करके ऐसे लोग बयान देते रहेंगे और उनको मन में लगेगा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम तो बीजेपी के हैं, जो मन में आएगा वो करेंगे। कानून देखिए, बीजेपी कांग्रेस नहीं देखता, कानून सबके लिए है और सबको होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते सासाराम से सांसद मनोज कुमार, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कानूनी कार्रवाई जरूर होना चाहिए और इस पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री को भी इस पर तरीके से काम करना चाहिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान जिस प्रकार सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लालू की अवैध जमीन पर जांच बैठाएं, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने के लिए जानी जाती है। बिहार के चुनाव में उन्होंने जो वादा किया उस वादा को पूरा करे, न कि सिर्फ बयानबाजी करे। बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ बिहार में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं उस पर सरकार को अंकुश लगानी चाहिए, लेकिन सरकार इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। खामियों को छुपाने के लिए बिहार की जनता का जो ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, भूखमरी का, गरीबी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन सारे ज्वलंत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार इधर उधर की बात कर रही है। इधर उधर की बात मत कर। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ये तो बता, बिहार की जनता से किए गए वादे कब जमीन पर उतरेगा? आपने तो कहा है 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 1,90,000 देंगे, जिनसे आपने वोट लिया 10-10 हजार देकर। बिहार के युवाओं से तो आपने प्रॉमिस किया है नौकरी देंगे। बिहार के विभिन्न जिलों में उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। बिहार में अपराधियों पे नकेल कसने और कोई कमी नहीं होगी। जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, पुलिस उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। यह बयान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ती है।
ऐसी स्थिति में आज फुलवारीशरीफ में भी हुई, जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ। इस दौरान इन्होंने बिहार में अपराध के ग्राफ में कमी होने का दावा भी किया। डीजीपी ने बिहार में बढ़े ड्रग्स के कारोबार पर भी चिंता जताई और कहा कि आज के युवा ड्रग्स और साइबर अपराध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान जो भी अहम जानकारी मिलेगी उसके आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये पिछले वर्ष पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए, अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है, डकैती लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। नक्सल परिदृश्य पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुका है। आपने अभी देखा कि पिछले सप्ताह 2 इंसास राइफल और 4 SLR और अन्य करीब 500 राउंड से अधिक गोलियों के साथ 3 नक्सली सरेंडर किए। जो मुठभेड़ की स्थिति बनती है तो पुलिस आत्मरक्षार्थ फायरिंग करती है। आपने देखा होगा कि होली के दौरान मुंगेर में, अररिया में 2 हमारे ASI मारे गए। अपराधी इनके ये रिएक्ट करते उसके पहले ही इन पर गोली चला दिया और दोनों की मृत्यु हो गई। 2 हमारे पुलिस पर होली के दिन। तो यदि हम अपराधी उद्यत है गोली चलाने के लिए, हम नहीं गोली चलाएंगे तो फिर हमारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसलिए आत्मरक्षार्थ फायर करने का प्रावधान कानून में है। तो ये कानून सम्मत तरीके से मिनिमम फोर्स यूज करके हम अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता बढ़ी है, इसके दृष्टिकोण से जो बंगाल से सटे हुए हमारे जिले हैं उसमें अतिरिक्त सशस्त्र बल की कंपनियां लगाई गई हैं बॉर्डर पर चौकसी बरतने के लिए। SSB के द्वारा भी चेकिंग काफी सघनता से की जा रही है और इसी का प्रतिफल है कि 3 लोग पकड़े गए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। वर्ष के अंदर किस प्रकार का RSS की तरफ से आयोजन किया गया है? शताब्दी वर्ष के रूप में कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। सर्जन शक्ति एक विषय है संघ का, तो संपूर्ण समाज का काम है और ऐसे काम में सर्जन शक्ति ने आगे आना चाहिए। वो विषय क्या है और इससे क्या अपेक्षाएं संघ की रहती है? और उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक दल का काम नहीं।